हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल अभी विजन में। आज हम सभी टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत टीचिंग के इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के क्लासिफिकेशन को समझने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत हम ब्लूम्स के द्वारा किए गए क्लासिफिकेशन को देखेंगे, जिसे ब्लूम्स टेक्सोनोमी के नाम से भी जाना जाता है, और गैगने और ब्रिक्स के द्वारा किए गए क्लासिफिकेशन को समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और यदि आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, या फिर आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर अभी विजन सर्च करें तथा हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब करके जुड़ सकता है। वहाँ आपको पॉलिटिकल साइंस के पीडीएफ्स और इम्पोर्टेंट नोट्स अवेलेबल होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों को वर्गीकृत करने के दो मुख्य तरीके हैं। शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों को वर्गीकृत करने के दो मुख्य तरीके हैं। इन्हें दो तरीकों से हम वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट है ब्लूम द्वारा किया गया वर्गीकरण, ब्लूम्स क्लासिफिकेशन, जिसे हम ब्लूम्स टेक्सोनोमी के नाम से भी जानते हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है गैगने और ब्रिक्स द्वारा किया गया वर्गीकरण, गैगने एंड ब्रिक्स क्लासिफिकेशन। इन दोनों में से ब्लूम्स महोदय के द्वारा जो शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ब्लूम महोदय के अनुसार शिक्षण या अनुदेशात्मक उद्देश्यों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ब्लूम महोदय ने शिक्षण या अनुदेशात्मक उद्देश्यों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है, जिनको आंग्ल भाषा में 3H भी कहा जाता है, जिनको आंग्ल भाषा में 3H के नाम से भी जाना जाता है। हेड, जिसे हम ज्ञानात्मक कहते हैं, हार्ट, जिसे हम भावात्मक कह सकते हैं, और हैंड, जिसे मनोसंचालित कहा जा सकता है। तो ये आप याद रखिएगा कि ब्लूम्स महोदय ने शिक्षण या अनुदेशात्मक उद्देश्यों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है, जिनको आंग्ल भाषा के 3H के नाम से जाना जाता है, जिसमें से फर्स्ट है हेड, जिसे हम हिंदी में ज्ञानात्मक, सेकेंड है हार्ट, जिसे हम हिंदी में भावात्मक, और थर्ड है हैंड, जिसे हम मनोसंचालित कहते हैं। और ये वर्गीकरण ब्लूम्स महोदय ने 1956 के अंतर्गत किया है। ये भी बात आप याद रखिएगा। शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का ये जो वर्गीकरण है ये ब्लूम्स महोदय ने 1956 के अंतर्गत किया है। देखिए, शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण करते हुए उन्होंने तीन प्रकार के डोमेन को हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें से फर्स्ट है ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, जिसे हम कॉग्निटिव डोमेन के नाम से जानते हैं। सेकेंड है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, जिसे हम लोग अफेक्टिव डोमेन के नाम से जानते हैं। और थर्ड है मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, जिसे हम लोग साइकोमोटर डोमेन के नाम से जानते हैं। तो आइए एक एक करके इनको समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट है ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन। यह बौद्धिक क्षमता के विकास से संबंधित होता है। ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र किससे संबंधित होता है? बौद्धिक क्षमता के विकास से संबंधित होता है, आपको याद रखना है। और इस ज्ञान क्षेत्र के, इस डोमेन के
6 सब डोमेन है। आप बोल सकते हैं कि इसके 6 स्तर और हैं, इन्हें 6 स्तरों में विभाजित किया गया है। कॉग्निटिव डोमेन के 6 सब डोमेन हैं, इन्हें 6 इस ज्ञान क्षेत्र को 6 स्तरों पर विभाजित किया गया है, जिसमें पहला क्या है, ज्ञान, नॉलेज। और इसके अंतर्गत हम लोग जानकारी को प्राप्त करते हैं या किसी भी कंटेंट को याद रखने की कोशिश करते हैं। हमें कहीं से जानकारी मिल जाती है, उसको हम याद करने की कोशिश करते हैं, उसको याद रखने की कोशिश करते हैं ज्ञान के अंतर्गत। यहाँ लिखा गया है कि यह मूल रूप से जानकारी या सामग्री को याद रखने से संबंधित है, ज्ञान। सेकेंड है बोध। जब हम किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तब सेकेंड जो हमारा स्टेप होता है कि उसे विषय वस्तु को हम समझने का प्रयास करते हैं, उसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। बोध का मतलब होता है समझना। बोध का क्या अर्थ होता है, कंप्रहेंशन का क्या अर्थ होता है, किसी भी चीज को समझना। जब हमें कोई भी जानकारी मिलती है, कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई भी सूचना मिलती है, तब हम क्या करते हैं, उस जानकारी को, उस सूचना को, उस विषय वस्तु को बोल लीजिए, या उस विषय सामग्री को हम लोग उसके अर्थ को समझने का प्रयास करता है। तो कंप्रहेंशन किससे संबंधित है? यह एक ऐसा सब डोमेन है जो किसी भी विषय वस्तु के अर्थ को समझने की क्षमता से संबंधित है। किसी भी विषय वस्तु के अर्थ को समझने की क्षमता से संबंधित है। थर्ड है उपयोग, जिसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन। जब हम किसी भी चीज को समझ लेते हैं, तब क्या करते हैं, किसी ज्ञान को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं, किसी विषय वस्तु को जब हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, उसे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, उसको प्रैक्टिकल रूप में लाने की कोशिश करते हैं। तो उपयोग जो है, दैट इज, इस इंग्लिश में एप्लीकेशन कहा जाता है। यह अमूर्त या भावात्मक ज्ञान को मूर्त या व्यवहारिक रूप में लाए जाने से संबंधित है। क्या है? यह अमूर्त या भावात्मक ज्ञान को मूर्त या व्यवहारिक रूप में लाए जाने से संबंधित है उपयोग। याद रखिएगा कि सबसे पहले हम कोई नॉलेज को प्राप्त करते हैं, किसी कंटेंट को समझते हैं, उसको याद रखते हैं, उसको माइंड में रखते हैं, सेट कर लेता है। सेकंड क्या होता है, उस नॉलेज को, जो हमें इंफॉर्मेशन मिला है या जो हमें नॉलेज मिला है, उसके मीनिंग को समझने का प्रयास करते हैं, उसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं और उसके प्रति अपनी समझ को बढ़ाते हैं सेकेंड स्टेप में। थर्ड जो है, जब हम उस कंटेंट को पूरी तरह से समझ लेते हैं, तब उसको हम प्रैक्टिकल रूप में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ है एनालिसिस, विश्लेषण। प्राप्त सूचना को घटकों में इस प्रकार से विभाजित करें ताकि उसके अर्थ को उचित ढंग से समझा जा सके। अर्थात जो हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, जो हमें जानकारी मिलती है, उसको हम लोग ब्रेक करते हैं, उसके हम लोग ब्रेक करके देखते हैं, उसे पार्ट बाय पार्ट करके एनालाइज करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, ताकि उसके प्रति हम अपने बेहतर समझ को डेवलप कर सके, उसको हम अच्छी तरह से समझ सके। ये ब्रेक से संबंधित है। इसे पार्ट बाय पार्ट करके हम सूचनाओं को पार्ट करके हम समझने का प्रयास करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। तो याद रखिएगा कि विश्लेषण जो है, विश्लेषण के अंतर्गत हम लोग सूचनाओं को घटकों में विभाजित करते हैं, तोड़ते हैं और पार्ट बाय पार्ट उसको एनालाइज करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। फिफ्थ है संश्लेषण, सिंथेसिस। सिंथेसिस जो है वो एनालिसिस का उल्टा होता है, विलोम होता है, एंटोनिम माना जाता है। कैसे? क्योंकि विश्लेषण में हम लोग सूचना के घटकों को विभाजित करके उसे समझने का प्रयास करते हैं। इसमें हम घटकों को कंबाइन करते हैं, उसे जोड़ते हैं। सिंथेसिस के अंतर्गत हम घटकों को जोड़ते हैं ताकि हम एक समग्र सोच को विकसित कर सकें, ताकि हम उस सूचना के प्रति एक समग्र सोच को
विकसित कर सके। इसीलिए संश्लेषण को विश्लेषण स्तर का विलोम भी माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे। कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत जो 6th सब डोमेन हम लोगों का है वो है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। इसके अंतर्गत हम लोग इस बात का मूल्यांकन करते हैं कि जो जानकारी या जो सूचना हम लोगों ने प्राप्त किया है वो हम लोगों के जीवन के लिए कितना बेनिफिशियल है, कितना उपयोगी है, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कितना प्रासंगिक है वो सूचना, वो ज्ञान आपके जीवन के लिए कितना उपयोगी है। तो इस बात का मूल्यांकन हम लोग 6th सब डोमेन के अंतर्गत करते हैं, मूल्यांकन के अंतर्गत करते हैं, इवैल्यूएशन के अंतर्गत करता है। तो आप याद रखेंगे कि कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत 6 सब डोमेन आता है, 6 सब डोमेन। उनमें फर्स्ट क्या है? ज्ञान है, नॉलेज। सबसे पहले हम सूचना को प्राप्त करते हैं, जानकारी को प्राप्त करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। उसके बाद उस ज्ञान के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं, उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड है, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल रूप में अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन है उसका। फोर्थ है विश्लेषण। उसके बाद सूचना को घटकों में विभाजित करते हैं, उसे ब्रेक करते हैं, पार्ट बाय पार्ट करके सूचना को समझने का कोशिश करते हैं एनालिसिस के माध्यम से। उसके बाद है सिंथेसिस। सूचना को जो हम लोग घटकों में विभाजित किया था, सूचना को जो हम लोगों ने घटकों में विभाजित किया था, उसके बाद संश्लेषण के अंतर्गत, सिंथेसिस के अंतर्गत उन सभी सूचनाओं को एक जगह समावेशित करने की कोशिश करते हैं, कंबाइन करते हैं और उसके प्रति एक समग्र सोच को विकसित करते हैं। और 6th है मूल्यांकन, कि जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है वह हम लोगों के लिए कितना प्रासंगिक है। तो याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, अफेक्टिव डोमेन। इस ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से मनोदृष्टि या मनोभाव, प्रेरणा, शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की सहभागिता, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, जो हम सीखते हैं उसका महत्व जानना, कि जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं उसका महत्व क्या है, और जीवन में अनुशासन जैसे मूल्यों को समावेशित कैसे किया जाए इत्यादि आता है। अफेक्टिव डोमेन जो है वो हमारे इमोशंस से, हमारे फीलिंग्स से, हमारे वैल्यूज से और हमारे मोटिवेशंस और एटीट्यूड से रिलेटेड होता है। आपको याद रखना है, अफेक्टिव डोमेन किससे रिलेटेड होता है? हमारी भावनाओं से, हमारे एहसासों से, हमारी मूल्यों से, या आप बोल सकते हैं कि हमारी मनोभावों से वो रिलेटेड होता है। तो भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत निम्न स्तरों को सम्मिलित किया गया है। भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत निम्न स्तर को सम्मिलित किया गया है, जिसमें फर्स्ट क्या है? आग्रहण, रिसीविंग। अर्थात सबसे पहले हम सूचना को रिसीव करते हैं, सूचना को सुनते हैं, उसके बाद हम रिसीव करते हैं, जानकारी को हम रिसीव करते हैं। आग्रहण का मतलब रिसीविंग, सुनने की इच्छा। दैट मीन्स कि अगर हम कोई भी विषय वस्तु के बारे में सुनेंगे नहीं, जो जानकारी हमें मिल रहा है उस जानकारी को सुनेंगे नहीं, तब तक हम उस जानकारी को रिसीव नहीं कर सकते हैं, ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आग्रहण का मतलब होता है ग्रहण करना, ज्ञान को ग्रहण करना, सुनने की इच्छा रखना। सेकेंड है रिस्पॉन्डिंग, प्रतिक्रिया। इसके अंतर्गत जब हम लोग सूचना को ग्रहण कर लेते हैं, सुन लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपना रिस्पॉन्स देते हैं। ये स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन से संबंधित है, उसके सहभागिता से संबंधित है। इसके अंतर्गत, प्रतिक्रिया के अंतर्गत, स्टूडेंट किसी भी विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद अपना रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, अपना रिस्पॉन्स देता है, अपना प्रतिक्रिया देता है। थर्ड है आकलन। थर्ड क्या है? आकलन, वैल्यूइंग।
जो हम सीख रहे हैं उसका क्या महत्व है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके अंतर्गत हम लोग वैल्यूइंग करते हैं, उसके महत्व को जानने का प्रयास करता है। अब आकलन करता है कि हम जो सीख रहे हैं उसका हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है। आकलन के अंतर्गत हम लोग ये चीज समझने का प्रयास करते हैं। फोर्थ है संयोजित करना, ऑर्गेनाइज करते हैं, किसी भी सूचना को संगठित करते हैं। और फिफ्थ है निरूपण, जिसे हम लोग कैरेक्टराइजेशन कहते हैं, या इसे एक और नाम दिया जा सकता है कि इंटरनलाइजिंग वैल्यूज। इसे इंग्लिश में एक और नाम दिया जा सकता है इंटरनलाइजिंग वैल्यूज। इसका मतलब होता है कि किसी ज्ञान को अपने अंदर समाहित कर लेना। अंतिम में हम लोग क्या करते हैं, जब ज्ञान का पूरा एक समग्र सोच को विकसित कर लेते हैं तो उस ज्ञान को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, अपने मन के अंदर उसको बैठा लेते हैं, अपने दिलो दिमाग में बैठा लेते हैं। तो किसी ज्ञान को अपने अंदर समाहित कर लेने की प्रक्रिया को हम लोग निरूपण कहते हैं, इंग्लिश में इसे कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। और इसका एक और इंग्लिश नेम है इंटरनलाइजिंग वैल्यूज, मूल्यों को समाहित कर लेना। तो याद रखेंगे आप सभी। थर्ड जो हमारा क्लासिफिकेशन है, जो ब्लूम्स महोदय के द्वारा किया गया है, वो है साइकोमोटर डोमेन, जिसे हम मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र के नाम से जानते हैं। साइकोमोटर डोमेन अर्थात मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र को हम लोग मनोगत्यात्मक, मनोप्रेरक या क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कह सकते हैं। और साइकोमोटर डोमेन को हम लोग कोग्निटिव डोमेन के नाम से भी जानते हैं। कोग्निटिव डोमेन, इसका एक और इंग्लिश नेम है, आप लोग याद रखेंगे, कोग्निटिव डोमेन। और कोग्निटिव डोमेन का मतलब होता है क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र। यह करने से संबंधित है, यह करने से संबंधित है, और यह मुख्य रूप से तकनीकी कौशल के अधिग्रहण से संबंधित है। आपको याद रखना है, यह मुख्य रूप से तकनीकी कौशल के अधिग्रहण से संबंधित है। या आप इसे दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि बिहेवियर का ये डूइंग एस्पेक्ट है, व्यवहार का यह डूइंग एस्पेक्ट है, व्यक्ति के व्यवहार का यह डूइंग एस्पेक्ट है, व्यक्ति के किसी भी कार्य को करने से संबंधित होता है मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत अनुदेशात्मक उद्देश्यों के निम्न 5 स्तर वर्णित हैं, या आप कह सकते हैं कि साइकोमोटर डोमेन के 5 सब डोमेन हैं, जिसमें फर्स्ट क्या है, प्रतिरूपता, जिसे हम इंग्लिश में इमिटेशन के नाम से जानते हैं। और इसके अंतर्गत क्या है, इसमें किसी व्यक्ति या शिक्षार्थी के कौशल को यथारूप में अपनाने का प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति या शिक्षार्थी के कौशल को, उसके स्किल को ज्यों का त्यों अपनाने का प्रयास किया जाता है। सेकेंड है कार्य साधन या हस्त कौशल, जिसे हम इंग्लिश में मैनिपुलेशन के नाम से जानते हैं। आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वर्ड को भी याद रखिएगा। एक शिक्षार्थी मशीनरी, उपकरण आदि के साथ प्रयोग करने का प्रयत्न करता है ताकि उसके कॉन्फिडेंस लेवल में इंक्रीमेंट हो सके, बढ़ोतरी हो सके। एक शिक्षार्थी मशीनीकरण, उपकरण आदि के साथ प्रयोग करने का प्रयत्न करता है ताकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके। किसके अंतर्गत, कार्य साधन या हस्त कौशल के अंतर्गत। थर्ड है परिशुद्धता, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रिसीजन के नाम से जानते हैं। अक्सर यह कहा जाता है कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, कि बार बार अभ्यास करने से उसमें, उस कार्य में सुधार एवं शुद्धता आती है। तो एक ही कार्य को अगर आप बार बार करते हैं तो उसमें सुधार एवं शुद्धता आती है, उस कार्य को आप बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। फोर्थ है स्पष्ट अभिव्यक्ति, जिसको हम आर्टिक्यूलेशन के नाम से जानते हैं। यह सतत अभ्यास पर निर्भर करता है, और यह जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ जो सब डोमेन है, यह भी सतत अभ्यास पर निर्भर करता है।
फिफ्थ जो है हम लोगों का वो है प्रकृतिकरण, जिसे हम लोग इंग्लिश में नेचुरलाइजेशन कहते हैं। इसमें कौशल को आत्मसात किया जाता है। जो भी आपने स्किल को सीखा है, नेचुरलाइजेशन के अंतर्गत उस स्किल को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि उस स्किल को अपने अंदर समाहित करने का प्रयास किया जाता है और इसमें शिक्षार्थी अनुरूप बनना, संशोधन करना, नई तकनीकों के नियम करना आदि गुणों को सीखता है। तो आप सभी याद रखेंगे कि साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत ये 5 प्रकार के सब डोमेन आता है। प्रतिरूपता, इमिटेशन, सेकेंड है कार्य साधन या हस्त कौशल, मैनिपुलेशन, थर्ड है परिशुद्धता, प्रिसीजन, फोर्थ है स्पष्ट अभिव्यक्ति, आर्टिक्यूलेशन, फिफ्थ है प्रकृतिकरण, जिसे इंग्लिश में नेचुरलाइजेशन कहते हैं। तो याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट है वर्ष 2001 में एंडरसन और कर्तुल ने ब्लूम वर्गीकरण में कुछ संशोधन किया। एंडरसन और कर्तुल के द्वारा ब्लूम के वर्गीकरण में कुछ संशोधन किया गया, कुछ अमेंडमेंट किया गया, जिसके अनुसार ज्ञान को सोचने का परिणाम माना गया। ज्ञान को सोचने का परिणाम माना गया और उन्होंने समझ के स्थान पर बोध शब्द और संश्लेषण के स्थान पर सृजनात्मकता शब्द के प्रयोग पर अधिक बल दिया। जहां पर ब्लूम की टेक्सोनोमी में कंप्रेहेंशन शब्द का मीनिंग समझ से लिया जाता था, उसके स्थान पर इन लोगों ने बोध शब्द पर अधिक बल देने का प्रयास किया और संश्लेषण के स्थान पर सृजनात्मकता शब्द के प्रयोग पर अधिक बल दिया। एंडरसन और कर्तुल के अनुसार ज्ञान के 4 आयाम हैं। इनके अनुसार ज्ञान के 4 आयाम हैं। वे कौन कौन से हैं? फर्स्ट है तथ्यात्मक ज्ञान, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। फर्स्ट है तथ्यात्मक ज्ञान, सेकेंड है वैचारिक ज्ञान और थर्ड है प्रक्रियात्मक ज्ञान और फोर्थ है मेटाकोग्निटिव ज्ञान। और फोर्थ ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम ज्ञान का भी ज्ञान कहते हैं। मेटाकोग्निटिव नॉलेज को हम लोग ज्ञान का ज्ञान के नाम से भी जानते हैं, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जाए उसका ज्ञान इसके अंतर्गत हम लोग सीखते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति हम लोग कैसे कर सकते हैं मेटाकोग्निटिव के अंतर्गत। आप सभी याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हम लोगों का गैगने और ब्रिक्स के द्वारा शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। आइए इसे हम लोग समझते हैं। इस वर्गीकरण के अनुसार शिक्षण उद्देश्यों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है बौद्धिक कौशल, इंटेलेक्चुअल स्किल्स। यह कौशल किसी समस्या को सुलझाने, सीखने की अवधारणा और नियम सीखने में महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। यह कौशल किसी समस्या को सुलझाने, सीखने की अवधारणा और नियम सीखने में महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। इसके अंतर्गत इंटेलेक्चुअल स्किल के अंतर्गत हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीखते हैं। सेकेंड है ज्ञानात्मक नीतियां, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉग्निटिव स्ट्रेटजी के नाम से जानते हैं। इसमें किसी व्यक्ति के स्वयं के शिक्षण, स्मरण शक्ति और विचार कौशल को विकसित करने हेतु विधियां और तकनीकों को समावेशित किया जाता है। इसमें क्या है? इसमें किसी व्यक्ति के स्वयं के शिक्षण, स्मरण शक्ति, उसके मेमोरी लेवल और विचार कौशल को विकसित करने के लिए हम लोग विधियों और तकनीकों को समावेशित करते हैं। थर्ड है मौखिक सूचना, जिसे इंग्लिश में ऑरल इंफॉर्मेशन आप कह सकते हैं। यह किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान का आयोजन करने के संदर्भ में होता है। फोर्थ है संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता, जिसे हम इंग्लिश में मोटर स्किल्स कहते हैं। इसके अंतर्गत जब मस्तिष्क, तंत्रिका प्रणाली और स्नायु तंत्र एक साथ कार्य करते हैं तो उनमें सामंजस्य कैसे स्थापित करना है, इसके अंतर्गत हम लोग ये सीखते हैं। फिफ्थ है मनोदृष्टि एटीट्यूड। यह किसी व्यक्ति की आंतरिक या मानसिक स्थिति को व्यक्त करता है। मनोदृष्टि जो है वो किसी व्यक्ति की आंतरिक या मानसिक स्थिति को व्यक्त करता है। तो ये गैगने और ब्रिक्स के द्वारा शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है।
तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। वैसे इसमें आपका ब्लूम्स टेक्सोनोमी ही इम्पोर्टेंट है, जिसके अंतर्गत 3 डोमेन आते हैं। फर्स्ट है कॉग्निटिव डोमेन, सेकेंड है अफेक्टिव डोमेन और थर्ड है साइकोमोटर डोमेन। तो याद रखेंगे आप सभी, और इन सभी डोमेन के जो सब डोमेन हैं उनका भी नाम आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, और अपने सारे उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी द्वारा बनाए गए हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।